लास्ट टाइम जो हमने आपसे डिस्कस किया था कि सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, पहले मैंने आपको एक एनालॉजी बताई थी कि सपोज कीजिए कि हमने एक बाहर वाला आउटर मैग्नेट लिया और भीतर एक इनर मैग्नेट लिया, और आउटर मैग्नेट का नॉर्थ और भीतर वाले मैग्नेट का साउथ, और आउटर मैग्नेट का साउथ और भीतर वाले मैग्नेट का नॉर्थ जो है आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। तो अगर हम बाहर वाले मैग्नेट को समवेयर किसी स्पीड से, किसी पर्टिकुलर स्पीड से अगर रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो भीतर वाला मैग्नेट अट्रैक्शन के कारण रोटेट करेगा। अब इसी प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं हमने समवेयर यूटिलाइज किया कि जब बाहर वाले मैग्नेट को आप तेजी से रोटेट कराएंगे तो ऑफ कोर्स बाहर एक, अब बाहर तो एक मैग्नेट है तो बाहर उस मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑफ कोर्स वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो बाहर वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ से निकल के जो साउथ में एंटर कर रहा है, वो इस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब बाहर वाले मैग्नेट को आप घुमाएंगे तो ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड भी जो है उसी इस रफ्तार से घूमेगा। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया कि सपोज कीजिए आप इसको 1500 आरपीएम से घुमाएंगे, तो ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो 1500 आरपीएम से घूमेगा, मतलब बाहर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल जो है भीतर वाले मैग्नेट के साउथ पोल को, और बाहर वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल भीतर वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण भीतर वाला मैग्नेट घूम रहा है। अब मैंने कहा कि अब एक काम करते हैं, बाहर वाले मैग्नेट को और यार 1500 आरपीएम से किस चीज से घुमाएं। तो मैंने कहा कि यार बाहर अल्टीमेटली जब आप मैग्नेट को रोटेट करा रहे थे, इस बाहर वाले मैग्नेट को रोटेट करा रहे थे, तो क्या हो रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट ही तो कर रहा था। जिस रफ्तार से ये मैग्नेट रोटेट करेगा बाहर वाला, उसी रफ्तार से बाहर वाला उसका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा। तो अगर बाहर वाला मैग्नेट 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड भी 1500, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी 1500 आरपीएम से रोटेट करेगा। तो बाहर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है 1500 आरपीएम का। तो ये 1500 आरपीएम का क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम दूसरे तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो मैंने कहा हाँ, इस पे इसको क्या कीजिए, इस पे एक स्टेटर, इस पे स्टेटर, इसको स्टेटर मानते हुए इस पे स्लॉट्स बना दीजिए, और स्लॉट्स में क्या कीजिए, आप कंडक्टर्स प्लेस कर दीजिए, और कंडक्टर्स को आपस में मिला के क्वाइल बनाइए, और क्वाइल में को आपस में मिला के 3 वाइंडिंग बना लीजिए, आर, वाई और बी, ये 3 वाइंडिंग बना लीजिए, और तीनों को आपस में स्टार कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए इसको हमने क्या किया, यहाँ 3 वाइंडिंग बना लिए हैं, एक वाइंडिंग को हमने कहा आर, एक वाइंडिंग को कहा हमने वाई, और एक वाइंडिंग को कहा हमने बी, ये 3 वाइंडिंग हमने बना लिए। जब इस तीनों वाइंडिंग को आप बाहर से सप्लाई देंगे, एक 3 फेज सप्लाई देंगे, तो इसको आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इसको आपने दिया आई आर, इसको आपने दिया आई वाई, और इसको आपने दिया आई बी। जब ये 3 फेज करंट आप इसको सप्लाई देंगे ना, तो ऑफकोर्स आपको मालूम है कि अगर 3 करंट होते हैं और 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होते हैं, तो उसका जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, क्या होता है? रोटेटिंग नेचर का होता है, रोटेटिंग नेचर का होता है, ठीक है। और जिस स्पीड से रोटेट करता है उसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। वेरी गुड। तो पहले वाले केस में हमने फिजिकली बाहर वाले मैग्नेट को हाथ से या किसी फिजिकल डिवाइस से रोटेट करा के बाहर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया था। बट अब हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप कर रहे हैं, अब क्या अरेंजमेंट करके कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकली। हाँ, अब इसको एक 3 फेज सप्लाई देके, जिसमें 3 करंट हम इसको सप्लाई कर रहे हैं और 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे, अब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर, अब इसको हम कौन, हाँ, अब हम उसको इलेक्ट्रिकली डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अब उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ जो है भीतर वाले के साउथ को, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ जो है भीतर वाले के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, लॉक कर लेगा, तो ये भीतर वाला मैग्नेट भी घूमेगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जैसे ही हम बाहर इसको तीनों फेज को सप्लाई देते हैं आर वाई बी को, तो यहाँ एक बहुत फास्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। वो इतना फास्ट होता है कि उसके नॉर्थ को इसके साउथ के साथ जरा सा भी आमने सामने होने का मौका ही नहीं मिलता। ये इतनी तेजी से नॉर्थ घूम रहा होता है, इतनी तेजी से घूम रहा होता है कि इस नॉर्थ को इस साउथ के सामने टिकने का जरा सा भी मौका नहीं मिलता। तो ये लॉकिंग नहीं हो पाती। आप बताइए, जब लॉकिंग नहीं होगी तो इवन तो हम इसको सप्लाई दे देंगे तो क्या ये रोटेट करना शुरू करेगा? नो सर, नहीं करेगा। तो इसको लॉक कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि बाहर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ और इसका साउथ आपस में लॉक हो जाए? क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा सिंक्रोनस स्पीड के साथ। इसको भी किसी प्राइम मूवर से रोटेट कराना पड़ेगा। किस स्पीड पे? जिस स्पीड से बाहर का
मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। मतलब इसको भी प्राइम मूवर से सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाना पड़ेगा, और सिंक्रोनस स्पीड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ns इक्वल टू 120f/p से, तो हमको पता चल गया किस स्पीड पे इसको घुमाना चाहिए। तो उसी स्पीड से जब हम इसको घुमा देंगे तो बाहर का नॉर्थ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ इसके साउथ को, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ इसके नॉर्थ को आपस में लॉक कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और फिर ये भी क्या होने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, ये एक मीन्स है। इसका मतलब इससे हमें आंसर मिलता है कि क्यों सिंक्रोनस मोटर, क्या सिंक्रोनस मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है? नो सर। नहीं सर, नहीं है। नहीं है, इसलिए नहीं है कि when you give the three phase synchronous motor, when you provide it a three phase supply, that results in a rotating magnetic field, and that rotates at a very fast speed, and hence the opposite poles of the rotating magnetic field and rotor doesn't get any chance to mutually lock each other, and hence the synchronous motor doesn't instantly starts, and it is not a self starting machine. So what we need to do, we need to do some arrangement to make it start. तो पहला अरेंजमेंट है कि किसी प्राइम मूवर के हेल्प से इसको उसी स्पीड पे घुमाया जाए जिस स्पीड से बाहर वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, ताकि इसको लॉक करने का चांस मिल जाए, और जब लॉक हो जाए तो जिस मशीन से आप इसको घुमा रहे थे किसी मोटर से या किसी प्राइम मूवर से, उसको आप हटा दीजिए। बट कल जाते जाते समर्थ, आपका क्वेश्चन था कि इतना तामझाम इसमें करने की जरूरत क्या है, आपने पूछा था। जी सर। हाँ, तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि हाँ ठीक, अच्छा उससे पहले अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें ये जो मैग्नेट है, इसको मैग्नेट बनाने वाला कौन है, कौन बनाएगा? तो इस पे एक वाइंडिंग तो रखनी पड़ेगी। जो इसको मैग्नेट बनाएगा, वाइंडिंग को किससे सप्लाई देंगे? तो वाइंडिंग को सप्लाई देंगे एक एक्साइटर से, डीसी एक्साइटर से। और चूंकि इसका काम है मैग्नेट बनाना, तो ये एक फील्ड वाइंडिंग है, थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग इसका ऑलरेडी स्टेटअप। क्या ये मशीन ये मोटर की तरह काम कर रहा है? आप इसको इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल थ्री फेज सप्लाई, तो आउटपुट में रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके ऊपर वाला मशीन देख लीजिए, क्या ये वाला मशीन ये जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा था? इसमें आप क्या कर रहे थे कि आप इसको मैग्नेट बना रहे थे एक्साइटर की हेल्प से, और जब आप इसको किसी प्राइम मूवर से रोटेट करा रहे थे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इन आर्मेचर क्वाइल से चेंज हो रहा था, तो तीनों आर्मेचर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसमें आप मैकेनिकल देके इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोड्यूस किए, और इसमें आप इसको थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके, ये थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके आपने इसको मैकेनिकल आउटपुट प्रोड्यूस किया। लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन में दोनों के कुछ आपको बदलाव नजर आ रहा है? बताइए। उसमें भी थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे था, यहाँ भी है। उसमें भी फील्ड वाइंडिंग रोटर पे था, यहाँ भी है। दोनों सेम है, फर्क इतना ही है कि उसमें आपने प्राइम मूवर को रोटेट करा के आर्मेचर कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस किया, मतलब मैकेनिकल देके इलेक्ट्रिकल दिया, और इसमें आपने आर्मेचर कॉइल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके थ्री फेज सप्लाई देके रोटर को रोटेट कराया, मतलब इलेक्ट्रिकल देके मैकेनिकल अचीव किया। तो बस ऑपरेशन का डिफरेंस था जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों मशीन कंस्ट्रक्शन वाइज नेक टू नेक सेम होती है, डिफरेंस इन द ओनली इन द ऑपरेशन। चलो अब एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ठीक है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग तो नहीं है, इसमें बहुत तामझाम है, लेकिन इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाया कैसे? तो पहला स्टार्टिंग मेथड हमने देखा था एक्सुलरी प्राइम मूवर। इस एक्सुलरी प्राइम मूवर से हमने स्टार्ट करना सीख लिया कि इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ कि एक काम करते हैं, ये वाला जो आपको मैग्नेट दिख रहा है, ये बीच वाला जो मैग्नेट दिख रहा है, इस मैग्नेट में मैं तीन होल करता हूं, तीन इसमें होलो कर रहा हूं, तीन होल कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देखिए, इमेज को ध्यान दीजिएगा, बड़ा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली समझिएगा इस चीज को। तीन होल कर रहा हूं, और इस तीनों होल में क्या करता हूं कि तीन बार डाल रहा हूं। तीन बार मतलब कि तीन लोहे का रॉड डाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तीन होल किया, ऊपर तीन होल किया और नीचे तीन होल किया, और तीनों होल को क्या किया, तीनों होल में क्या किया, तीन बार डाल रॉड्स, दिया। तीन आयरन रॉड्स या तीन कॉपर रॉड्स, किसी भी मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का या किसी अच्छे कंडक्टर का, हमने उसमें रॉड डाल दिया, आयरन रॉड डाल दिया या किसी बेटर कंडक्टर का रॉड डाल। क्या कर रहा? होल आपने कहाँ पे किया है? यहाँ देखो, मैं बता देता हूँ। ये मैग्नेट अगर है, देख लो, ये मैग्नेट जो है, तो यही तो इसके पोल्स होंगे ना, नॉर्थ और साउथ। जी सर। है ना? मैंने यहाँ किया है, इसके आसपास, यहाँ। गॉट इट? मतलब इसको मैं बाहर की तरफ थोड़ा उभार देता हूँ, ऐसे की तरफ यहाँ किया है। ठीक है, इसको भी बाहर की तरफ उभार देता हूँ, ऐसे यहाँ किया। ठीक है, क्लियर है? कहाँ किया है?
जी सर। ठीक है ना। अब देखो, अब मेन फिगर पे चलते हैं। अब इस तीनों होल में मैंने 3 रॉड डाल दिए, आयरन रॉड डाल दिए या कॉपर का रॉड डाल दिया। अब इस तीनों होल में भी 3 रॉड डाल दिए। अब ये 3 रॉड डालोगे तो कैसे उसको प्लेस करोगे? उसका एक सिरा तुम्हारे आई की तरफ आ रहा होगा, दूसरा प्लेन में धंस जाएगा भीतर की तरफ, यही होगा ना? इस अरेंजमेंट में तो यही दिख रहा है। यस सर। जी इसमें सर। अगर वर्टिकली रॉड डालोगे तो एक चला जाएगा तुम्हारे प्लेन के भीतर धंस जाएगा और उसका दूसरा सिरा तुम्हारे आई की तरफ आ रहा होगा। तो टोटल इस तीनों रॉड में कितने एंड्स होंगे? अगर 3 रॉड है तो उसमें Six. कितने एंड्स होंगे? 6। 6 एंड होंगे। अब इस दोनों एंड, इस तीनों एंड को हमने किसी चीज से, कंडक्टर से शॉर्ट कर दिया, किसी रिंग को लगा के, इस तरीके से रिंग लगा के उसको क्या कर दिया उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया। मतलब सिंपली रिंग नहीं कहो तो ऐसे भी कह लो, कोई बात नहीं, इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया किसी कंडक्टर से। कैसे? जो ये 3 कंडक्टर, जब इसमें 3 रॉड डालेंगे तो इसके 6 एंड होंगे। 3 एंड आपके फेस की तरफ आ रहे होंगे और 3 एंड प्लेन के अंदर। अंदर की तरफ होंगे। प्लेन के अंदर जा रहे हैं। तो ये 3 एंड है जो आपके फेस की तरफ आ रहे थे, तो उसको भी मैंने शॉर्ट कर दिया। और ये 3 एंड है जो प्लेन में धंस रहे थे, उसको भी शॉर्ट कर दिया। तो ये अरेंजमेंट समझ गए यहाँ पे कैसे लगा हुआ है? क्या अरेंजमेंट है ये? यस सर। ठीक है। सेम अरेंजमेंट नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे ही 3 नीचे भी कर सकते हैं और उसको शॉर्ट कर सकते हैं, जिसमें 3 आपके फेस की तरफ आ रहे होंगे और 3 भीतर प्लेन में धंसे होंगे यहाँ पे। जी सर। बताइए। यस सर। अब इतने सिंपल अरेंजमेंट को कर देने से क्या फर्क पड़ता है? इसको करने से क्या होता है? अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस कहानी कैसे बदलेगी, थोड़ा सा आप बस ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे मैंने इसको 3 फेज सप्लाई दिया, ध्यान दीजिएगा, इस आर्मेचर पे जो 3 फेज वाइंडिंग है उसको 3 फेज सप्लाई दूंगा तो क्या जनरेट होगा? फ्लक्स। फ्लक्स का क्या नेचर है? कैसा फ्लक्स? स्टैटिक फ्लक्स, रोटेटिंग नेचर। रोटेटिंग फ्लक्स। हाँ, तो ऐसे कहिए कि जब इसको 3 फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। केवल फ्लक्स मत कहिए, क्योंकि इसका नेचर तो रोटेटिंग है। तो यहाँ एयर गैप में वो रोटेट करने लगेगा। एग्री? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर ये 4 पोल मशीन है और 50 हर्ट्ज इसकी सप्लाई है तो किस स्पीड से रोटेट करेगा? बार बार मैं यही एग्जांपल 1500 आरपीएम से। 1500 आरपीएम से रोटेट करेगा। मतलब ये 1500 आरपीएम से यहाँ पे जैसे आप इसको सप्लाई ऑन करेंगे, इसके स्टेटर टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे सप्लाई से, यहाँ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कितने आरपीएम से घूमेगा? 1500 आरपीएम से। 1500 आरपीएम। 1500। लेकिन क्या ये घूमेगा? इसमें तो लॉकिंग हो ही नहीं। रोटर नहीं घूमेगा सर। क्या? नहीं रोटर नहीं नो घूमेगा। सर, अभी नहीं। तो डू यू थिंक सो कि ये जो 3 बार आपने वर्टिकली लगा रखे हैं, जिसका एक सिरा प्लेन में धंसा हुआ है और दूसरा सिरा आपके फेस की तरफ पॉइंटेड है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्या इन बार कंडक्टर्स को कट नहीं करेगा? इनको जो यहाँ रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग करेगा सर। करेगा। ऊपर भी करेगा और नीचे भी करेगा, क्योंकि ये तो स्थिर है। तो इन बार कंडक्टर्स की, इन जो बार कंडक्टर्स है जिसका एक सिरा आपकी तरफ है, दूसरा प्लेन में धंसा हुआ है और दोनों ही एंड पे वो शॉर्ट सर्किटेड है, आपके फेस की तरफ जो तीनों एंड है वो भी शॉर्ट सर्किटेड है और जो प्लेन में धंसा हुआ वो भी शॉर्ट सर्किटेड है। तो जब यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उस हाई स्पीड का, तो वो इस बार कंडक्टर को दोनों टर्मिनल पे कट करेगा कि नहीं करेगा? ऊपर भी और नीचे भी। मतलब मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि बार कंडक्टर्स रेस्ट में है या मूविंग है, ये बताइए। अगर उस पे लगा हुआ है मैग्नेटिक रेस्ट में सर। और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हुआ? 1500। 1500। वेरी गुड। इस रिलेटिव वेलोसिटी को मशीन में एक नाम दिया जाता है, स्लिप। क्या नाम दिया जाता है? रिलेटिव वेलोसिटी का ही नाम क्या नाम दिया जाता है? स्लिप। स्लिप का मतलब होता है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्पीड का जो डिफरेंस होता है, अभी इसको आप क्या कर रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हैं ना, रोटर रेस्ट में है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच का जो स्पीड डिफरेंस है उसको क्या 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 नाम दे रहे हैं? स्पीड। उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ना। वेलोसिटी 1500 आरपीएम। इसी रिलेटिव वेलोसिटी को मशीन में हम स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी का नाम
दूसरा नाम Slip. क्या बोलते हैं? तो स्लिप अब आगे से आप रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्लिप 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 प्रोड्यूस। तो अब मुझे बताइए, यहाँ अगर ये रोटर रेस्ट में है और बाहर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम का प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्लिप की वैल्यू कितनी है? 1500 स्लिप कितना है? 1500। वेरी गुड। हाँ, यही जानना था बस। उस रिलेटिव वेलोसिटी को स्लिप से रिप्लेस करनी, उसको स्लिप बोलते हैं। तो स्लिप की वैल्यू 1500 है, मतलब 1500 आरपीएम के रफ्तार से, 1500 आरपीएम के रेट से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन बार कंडक्टर्स को कट करेगा। एग्री? जो कि किस पे लगे हुए हैं? रोटर के आउटर टर्मिनल्स पे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। करेगा नहीं करेगा, पूछ रहा हूं। यस सर। नहीं समझ में आया? यस सर। देखो, यहाँ 3 कंडक्टर्स प्लेस हैं। एक यहाँ प्लेस्ड है, एक यहाँ प्लेस्ड है, यहाँ प्लेस्ड है, एक यहाँ प्लेस्ड है, यहाँ प्लेस्ड है, यहाँ प्लेस्ड है। कैसे प्लेस्ड है? इसका ओरिएंटेशन क्या है? परपेंडिकुलर टू द सर प्लेन। परपेंडिकुलर टू। मतलब इसका 3 सिरा जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और 3 प्लेन में धंसा हुआ है। मतलब अगर इसको मैं पेपर पे मॉडल करूं तो ये 3 ऐसे है, ये 3 जो है राइट वाला आपकी साइड आ रहा है और ये 3 लेफ्ट वाला भीतर प्लेन में धंसा हुआ है। जो आपकी तरफ 3 सिरा है उसको भी मैंने शॉर्ट सर्किट कर रखा है और जो प्लेन में धंसा हुआ उसको भी शॉर्ट सर्किट कर रखा है। तो अब मुझे बताइए कि जब आप यहाँ 3 फेज सप्लाई देंगे और यहाँ पे एक 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और ये रोटर की स्पीड अभी 0 है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड 1500 आरपीएम है, तो स्लिप की वैल्यू कितनी है या रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 1500 आरपीएम। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी होगा या स्लिप होगा, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इस रोटर के बीच, इस रोटर कंडक्टर के बीच, इसके बीच जब रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो इस केस में फ्लक्स कट नहीं होगा। ये फ्लक्स जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो घूम रहा है इसको कट नहीं करेगा। जब इसके चारों तरफ घूमेगा उस स्पीड से, उतने स्पीड से जब इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो क्या उसको कट नहीं करेगा? उसको टच करते हुए नहीं जाएगा? करेगा ना? वो तो कितनी जब से करेगा तो कट क्या कर रहे हो? कितनी भी स्पीड से रोटेट करे लेकिन कट तो करेगा ना। हाँ, कट करेगा, लेकिन अभी तो स्पीड मुझे मालूम है तो स्पीड भी पूछूंगा ना तुमसे। ठीक है। हाँ, कितनी भी करेगा, लेकिन स्पीड जब मैं मालूम है तो मैं तो अभी तो तुमसे पूछूंगा ना कि इस स्पीड से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब मुझे स्पीड का डेटा मालूम, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो कट करेगा ये तो तय बात है, बट अभी मुझे स्पीड भी मालूम है कि बाहर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर 1500 आरपीएम से घूम रहा है और भीतर वाला रेस्ट में है तो 1500 आरपीएम से ही कट करेगा। अच्छा, जब कट करेगा तो इन बार कंडक्टर्स में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं प्रोड्यूस होगा? होगा सर। किसी भी कंडक्टर को कोई मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं प्रोड्यूस होगा? हेलो, यस सर, होगा डाउट आप। प्लीज म्यूट रखिए आप लोग, अगर नहीं कुछ बोलना है तो म्यूट रखिए, मुझे नॉइज आने लगती है। अच्छा, जब उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ये तीनों कंडक्टर्स एंड पे शॉर्ट सर्किटेड है, तो इन तीनों कंडक्टर में करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। और चूंकि दोनों एंड पे शॉर्ट सर्किटेड है तो इस करंट की वैल्यू कितनी होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी इन बार कंडक्टर्स में जो करंट की वैल्यू है? वो तो इक्वल होगी सर। रेजिस्टेंस बहुत कम है। मैं कह रहा हूं कि कोई सर्किट शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होती है? बहुत ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी? बहुत ज्यादा होनी सबसे चाहिए। ज्यादा टेक्निकली जीरो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जब ये शॉर्ट सर्किट है तो ऑफ कोर्स इसमें अपने बाहर का अपना एक रेजिस्टेंस है, एप्रेसिबल रेजिस्टेंस है, बट स्टिल इसमें करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एप्रेसिबली ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस। होगी टेक्निकली ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई करंट होगी। अब मुझे ये बताइए कि अब ये तीनों करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इस तीनों बार में करंट आ चुका है, ऊपर भी और नीचे भी, एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है या नहीं है? बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड है और अब तीनों कंडक्टर में करंट भी आ चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं है? हाँ या ना? यस सर। अब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है कि नहीं लगता है? हाँ या ना? हाँ, लगता है सर। लगता है। तो इस ऊपर वाले तीनों कंडक्टर में और नीचे वाले तीनों कंडक्टर में, जो इसका अरेंजमेंट आपको यहां दिख रहा है, इस तीनों कंडक्टर में ऊपर और तीनों कंडक्टर में नीचे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में? क्योंकि जब तीनों में करंट है, ऊपर भी और नीचे भी। होगा सर। होगा। होगा सर।
अब जो टॉर्क उस पे लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट में होगा। नाउ क्वेश्चन इज, अब सुन लो मेरी बात, इसमें टॉर्क क्यों लगा, स्टेप वाइज बताना, इन तीनों कंडक्टर्स पे टॉर्क क्यों लगा? क्योंकि इसमें करंट फ्लो हुआ है। क्योंकि उसमें करंट था, क्योंकि उसमें करंट था। अब इसमें करंट क्यों आया, तीनों कंडक्टर में करंट क्यों आया? चेंजिंग सर, मैग्नेटिक EMF फील्ड की वजह से। वजह से। क्योंकि रोटर और बाहर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक रिलेटिव वेलोसिटी हुई, स्लिप प्रोड्यूस हुआ, इसी कारण ना इसमें करंट आया। यस सर। अगर स्लिप नहीं प्रोड्यूस होता, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती, तो क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को कट करता? सर कट करना और चेंजिंग एक ही बात कह सकते हैं? हाँ, एक ही बात कर लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, एक ही बात है, एक कॉइन का दो साइड है, कर सकते। तो अगर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच कोई स्लिप नहीं होता, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती, अगर मैं कहूं कि इस रोटर को अभी आप सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने लगे तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 RPM। अगर इसकी भी स्पीड आप बाहर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर कर दीजिएगा तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो स्लिप जाएगी। कितना हो गया? 0 हो गया। और अगर स्लिप 0 हो गया, इसका मतलब बाहर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और भीतर वाला रोटर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएंगे। रेस्ट में। तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी तो नहीं होगी दोनों के बीच, इन तीनों कंडक्टर के बीच में और बाहर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी तो नहीं होगी। नहीं, तब तो करंट भी नहीं होगा सर। जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी तो फ्लक्स भी कट नहीं होगा, फ्लक्स कट नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा और टॉर्क भी नहीं लगेगा। एग्री? यस सर, बिल्कुल। लेकिन अभी जब ये रेस्ट में है तब तो 1500 आरपीएम का रिलेटिव वेलोसिटी है ना, स्लिप तो है ना 1500 आरपीएम का। यस सर। तो अभी तो ये फ्लक्स कट कर रहा है इस तीनों कंडक्टर को ऊपर और नीचे दोनों, तो अभी तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ के कारण चूंकि दोनों एंड पे शॉर्ट सर्किट है तो करंट भी आएगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क भी लगेगा। तो मेरा पूछना है कि जो टॉर्क लगा वो बेसिकली किसके कारण लगा? इसमें करंट है इसीलिए तो लगा। यस सर, करंट की वजह से। करंट किस लिए है? रिलेटिव वेलोसिटी या स्लिप है इसीलिए तो करंट है। अगर स्लिप नहीं होता या रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होता तो फ्लक्स इसको कट ही नहीं करता, और कट नहीं करता तो इसमें ईएमएफ नहीं होता, और ईएमएफ नहीं होता तो करंट भी नहीं होता। तो करंट का रीजन क्या है, अल्टीमेट रीजन क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, स्लिप। हाँ, स्लिप है अल्टीमेटली। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे जो टॉर्क लगेगा उसका अल्टीमेट रीजन क्या है? टॉर्क का कारण करंट और करंट का कारण स्लिप। तो टॉर्क का अल्टीमेट कारण क्या? स्लिप या रिलेटिव वेलोसिटी। टॉर्क का अल्टीमेट कारण क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो टॉर्क इस पे लगेगा उस रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा या ज्यादा करने की कोशिश करेगा? अपोज करेगा। मतलब कम करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। अपोज करना मतलब कम करना, रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए इस रोटर पे जो टॉर्क लगेगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा या उल्टे डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। उल्टे डायरेक्शन में लगेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उसी डायरेक्शन में लगेगा। जब दो चीजें उल्टे डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी उसकी बढ़ नहीं जाएगी? दो चीजें जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तभी ना रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी। अरे दो चीजें अगर मोशन में होंगी, दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगी तब तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी ना, सेम डायरेक्शन में जाएगी तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी। यस सर। तो अगर क्या कर अपोजिट में डायरेक्शंस जुड़ जाती है ना। अरे यार मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम 100 किलोमीटर से नॉर्थ जा रहे हो, कोई 200 किलोमीटर से साउथ से जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? 300 हो जाएगी। 300। और मैं कहूँ कि तुम 100 वेलोसिटी से 100 किलोमीटर से नॉर्थ जा रहे हो और कोई 90 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 10 हो जाएगी। 10। और उसी 90 किलोमीटर से नॉर्थ को साउथ कर दूं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 90 190 हो जाएगी।
तो 90 रिलेटिव वेलोसिटी किस केस में कम होगी? दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तभी सेम अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन रहेंगे में तब जाएगा कम तब। होगी तो सेम Opposite। ठीक है, अब यहाँ रुको, होल्ड करो। यहाँ जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे बार पे जो टॉर्क लगा था वो किसके कारण लगा था? रिलेटिव वेलोसिटी या स्लिप के कारण लगा था? यस सर। Yes, हाँ sir. तीनों कंडक्टर पे जो टॉर्क लगा था, तो अब जो टॉर्क लगेगा वो स्लिप को या रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज ही तो करेगा, कम ही तो करेगा। यस सर। तो रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने लेंज लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या करंट प्रोड्यूस होता है उस रीजन को अपोज करता है जो किसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें जो टॉर्क लग रहा है अल्टीमेटली उस टॉर्क का कारण है करंट, और करंट का कारण है रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा उस रीजन को, रिलेटिव वेलोसिटी को कम करेगा ना। Yes, sir. यस सर। तो कम करने के लिए इस रोटर पे जो टॉर्क लगेगा उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अगर उल्टा घूमने लगेगा ये, तब तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। यस उसी डायरेक्शन में तो मूव इसको करेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही घूमने लगेगा ना। टॉर्क जो इस पे लगेगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगने लगेगा ना। मतलब ये ऑटोमेटिकली उस रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चल देगा। यस सर। Yes, sir. तभी तो स्लिप को कम करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी को कम करेगा, उस कारण को कम करेगा जिसके कारण इस पे टॉर्क लग रहा है। तो चल पड़ेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, चलना शुरू हो जाएगा। चल पड़ा, हाँ सर। खुद ही चल पड़ा, खुद ही चल पड़ा। हमने कहा कुछ किया, इसको तो ऑन कर दिया, ये खुद ही चल पड़ा। और कब तक चलता रहेगा? कब तक चलने का मतलब है कि कब तक उस पे टॉर्क लगता रहेगा? जब तक कि इसमें करंट जीरो नहीं हो जाए। जो बाहर वाले कंडक्टर्स हैं तीनों, इसमें करंट की वैल्यू जीरो नहीं हो जाए। जब इसमें करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इस पे टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। इस पे यस सर। यस सर। Yes, sir. अब इसमें करंट की वैल्यू जीरो कब होगी? जब रिलेटिव और वेलोसिटी जब जीरो सेम होगी, स्पीड पे हो जाएगी। हाँ जब दोनों सेम स्पीड पर कर लेगा। और जब सेम स्पीड पर कर लेगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ इसके नॉर्थ को लॉक कर लेगा। तब करना क्या है इसमें करंट का? फिर तो लॉकिंग से घूमेगा। सर जो ये बीच वाला मैग्नेट है ये रोटेट करेगा ना? इसी की तो बात कर रहा हूँ, इसी हाँ तो मैग्नेट सर की बात इस हो रही है। जो डीसी सोर्स इसको करंट दे रहा है वो भी रोटेट करेगा, मतलब उसका क्या होगा? नहीं, अब यही बात है। अब डीसी सप्लाई क्यों रोटेट करेगा? अब आपको मालूम है कि एक रोटेटिंग पार्ट को एक फिक्स्ड पार्ट से जब कनेक्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं? स्प्लिट रिंग्स। डीसी है क्योंकि डीसी इसको डीसी को एसी में थोड़ी बदलना है जो इसको स्प्लिट रिंग की जरूरत है। इसको तो स्लिप रिंग लगाने की जरूरत है ना। ऐसे वो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन थोड़ी करना है। इसमें आप सिंपली क्या लगाइएगा, इसमें एक स्लिप रिंग लगा दीजिए। अच्छा सॉरी ये वाला स्प्लिट रिंग। करते हैं ना। ठीक है सर। इसको एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलने की जरूरत थोड़ी है भाई। इसमें जी तो सर। स्लिप रिंग लगाइए ना, स्प्लिट क्यों लगाइएगा? आपको डीसी को यहाँ डीसी देके वहां एसी भेजना है क्या? सर स्लिप और स्प्लिट में वो स्लिप हो गई थी टंग। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो कोई ऐसा इशू नहीं। तो अब देखिए क्या है कहानी, आपको क्लियर हुआ कि क्या है कहानी? ये सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बना? ये कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे रोटर के बाहर वाले टर्मिनल पे 3 कंडक्टर लगा दी। और 3 कंडक्टर कैसे लगे हैं आपको अरेंजमेंट मालूम है। और तीनों कंडक्टर को आपस में दोनों टर्मिनल पे, एक जो आपकी फेस की तरफ आ रहा है और दूसरा जो प्लेन में धंसा हुआ, आपस में शॉर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जब हमने इसको सप्लाई दिया, आर्मेचर पे सप्लाई दिया, तो यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है। सपोज करो 1500 आरपीएम से घूम रहा है, अगर वो 4 पोल मशीन है और 50 हर्ट्ज सप्लाई है तो उसने 1500 आरपीएम का स्लिप प्रोड्यूस हुआ। रिलेटिव वेलोसिटी को स्लिप बोल रहे हैं। तो 1500 आरपीएम का स्लिप प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये जीरो वेलोसिटी पे है, ये जीरो रेस्ट में है, और बाहर वाला 1500 आरपीएम से घूम रहा है, तो स्लिप की वैल्यू 1500 होगी, रिलेटिव वेलोसिटी 1500 होगा। उस 1500 से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उस 1500 से इसको कट किया। अब कट किया तो इसमें बहुत हाई करंट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड था। अब उस हाई करंट पे, अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा तो उस पर टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क किधर लगेगा? तो या तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो टॉर्क लग रहा है करंट के कारण, और करंट की इसके कारण है। इसमें करंट क्यों आया? अल्टीमेटली यहाँ पे करंट क्यों आया? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच एक रिलेटिव वेलोसिटी थी, एक स्लिप था, जिसके कारण उसने कट किया इसको। तो उस रिलेटिव वेलोसिटी के कारण ही इसमें करंट आया, और करंट के कारण टॉर्क लगा। तो टॉर्क का अल्टीमेट रीजन रिलेटिव वेलोसिटी था। तो ये इस पे जो टॉर्क लगेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए लगेगा।
तो रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए क्या लगेगा, टॉर्क इसको रोटेशन के डायरेक्शन में लगे, तभी ना रोटेशन के डायरेक्शन में घूमेगा और रिलेटिव वेलोसिटी को कम करेगा, तो घूमने लगेगा। और जब घूमने लगेगा, जैसे जैसे घूमने लगेगा, स्लिप की वैल्यू या रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या होने लगेगी, जब भी घूमने लगेगा डिक्रीज होने लगेगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, हाँ, जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमने लगेगा ये रोटर, तो कम स्लिप की होगी ना। वैल्यू या रिलेटिव स्लिप कम होने लगेगी। लगेगी। जैसे जैसे कम होने लगेगी, इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, फ्लक्स कट का रेट गिरने लगेगा, और जो Yes, फ्लक्स sir. कट करने का रेट गिरने लगेगा तो इसमें करंट की वैल्यू गिरने लगेगी, तो इस पे टॉर्क गिरने लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और धीरे धीरे जब बिल्कुल इसकी स्पीड, रोटर की स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगी, तब करंट की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब जीरो। Slip जीरो हो जाएगा, correct रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसमें करंट जीरो हो जाएगा, और करंट जीरो हो जाएगा तो अब इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन अब टॉर्क किसके कारण लगेगा, कि अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ इसके नॉर्थ को लॉक कर चुका होगा, जी सर। अब इसके कारण नहीं लगेगा। देखो स्टार्ट में किसके कारण लगा टॉर्क, तो स्टार्ट में लॉकिंग के कारण नहीं लगा, क्योंकि स्टार्ट में तो लॉक ही नहीं कर पा रहा था, कि इतना तेज घूम रहा था, तो स्टार्ट में इस करंट करिंग कंडक्टर पे जो टॉर्क लग रहा था उसके कारण नहीं घूमा। लेकिन उसके बाद जब ये घूमने लगा, तो जब स्लिप जीरो हो गई तो इसमें करंट की वैल्यू जीरो हो गई, अब इस पे टॉर्क लगना बंद हो गया। बट अब टॉर्क क्यों लग रहा है, कि अब बाहर वाला साउथ भीतर वाले नॉर्थ को लॉक कर चुका है, तो अब अलग कारण से घूमने लगा। क्लियर है? यस सर। बताओ, डन? तो इसको स्टार्ट करने का क्या ये आसान तरीका नहीं है, अब इसमें तो कोई तामझाम नहीं करना है, ये तो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंक्रोनस मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं, समझ गए? यस सर। सर इसमें कोई इस डिले नहीं होता? तीनों अरे इसमें कैसे डिले होगा, जैसे ही तुम सप्लाई ऑन करोगे, यहाँ माइक्रो सेकेंड के भीतर 1500 आरपीएम प्रोड्यूस होगा, और ये सब माइक्रो सेकेंड में हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इसको 1500 आरपीएम से कट करेगा, माइक्रो सेकेंड के 100वें इसमें कितने करंट प्रोड्यूस होगा, इस पे टॉर्क लगेगा, घूमने लगेगा। इसमें कहाँ डिले होगा, ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, कोई मैकेनिकल थोड़ी उसमें डिले होगा, इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलो ये बात हो गई। तो दो तरीके से कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन तीनों बार को हम डैम्पर बार क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डैम्पर बार्स क्या बोलते हैं, डैम्पर बार। डैम्पर, इसको डैम्पर बार्स या डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। तो दो तरीके से हम, क्या अब मुझे जवाब दो, क्या सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है? नो। No, sir. नहीं। उसको सेल्फ स्टार्टिंग, उसको स्टार्ट करने के कितने तरीके हैं? टू। दो। कौन कौन से तरीके हैं, बता दो जल्दी। ऑक्सिलरी एक तो प्राइम प्राइम मूवर से कर सकते हैं, डैम्पर डैम्पर से। एक डैम्पर वाइंडिंग के हेल्प से कर। अच्छा, डैम्पर वाइंडिंग से ये मशीन सेल्फ स्टार्टिंग है या आपको कुछ और करना पड़ रहा है? अगर डैम्पर लगाते हैं तो ये लगा सेल्फ है सर। वी डोंट हैव टू डू एनी अदर। सेल्फ स्टार्टिंग। अगर डैम्पर है तो उसमें कुछ को आपको करना नहीं पड़ रहा है, इसको घुमाना नहीं पड़ रहा है, इस पे तो टॉर्क लगने के कारण, स्लिप के कारण या रिलेटिव वेलोसिटी के कारण खुद ही इस डैम्पर बार में करंट आ रहा है, उस पे एक टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क ऑफ कोर्स लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उस रीजन को अपोज करेगा जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है, और रीजन है स्लिप या रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्लिप को कम करने के लिए वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। कब तक इस पे टॉर्क लगेगा, इसमें करंट आएगा, तो जब तक कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। जब जैसे, हाँ बोलो। सर ये जो डैम बार्स हैं ये तीन ही रहते हैं? नहीं यार, वो तीन तो तुमको समझाने के लिए लगाया है, कई रहते हैं। ये तो बहुत बड़ा रोटर होता है यार, उसमें तो कई बार्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है ना इस रोटर का वजन कितना है, तो जितना वजन है उसी हिसाब से यहाँ बार लगाओगे ना, ताकि उतना टॉर्क उसमें प्रोड्यूस हो इसको घुमाने के लिए। जी वो सर। तो मशीन की डिजाइनिंग है ना। अब ये कम हल्के वजन का है, हल्के वजन का तो ज्यादा डैम्पर लगा के क्या करोगे, जी डैम्पर भी तो वजन बढ़ा ही रहा है, तो जी इतना सर। ही लगाओ जो इतना सफिशिएंट। ये सब कैलकुलेशन है, मशीन डिजाइन की कैलकुलेशन है कि कितना डैम्पर लें, डैम्पर में कितना करंट प्रोड्यूस हो रिलेटिव वेलोसिटी के, कि उतना टॉर्क प्रोड्यूस करे कि इतने इनर्शिया को रोटेट कराए। समझ रहे हो ना, ये सब मशीन डिजाइन का पार्ट, ठीक है तो सर। उसके प्रोपोर्शन में। चलो, तो इस तरीके से आपका सिंक्रोनस मशीन खत्म होता है। और जहां में सिंक्रोनस मशीन खत्म हुआ है, यहीं पे मैंने आपको इंडक्शन मशीन का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप इस कहानी को समझ गए हैं कि कैसे डैम्पर बार के हेल्प से ये सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग बनता है, तो आप इंडक्शन मोटर भी समझ गए। अगर आप इस चीज को समझते हैं, इसका मतलब आप इंडक्शन मोटर को भी समझते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज, इंडक्शन मोटर पढ़ाऊंगा नहीं, बट एक ब्रीफ ओवरव्यू उसका दे देता हूं कि आप इंडक्शन मोटर को कैसे समझ चुके हैं,
उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, उसके बाद खत्म कर देंगे लेक्चर के बाद मैं आपको सर इसका सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलो बोलो। सर, न्यूमेरिकल मतलब किस बेसिस पे आएंगे, मतलब क्या आएंगे न्यूमेरिकल भी होंगे सर इन पे रिलेटेड? क्या कर रहे हो? सर न्यूमेरिकल्स भी हैं सर इससे रिलेटेड क्या हमारे? हाँ है ना, अभी न्यूमेरिकल भी भेज दूंगा, कल भेज दूंगा न्यूमेरिकल्स में इसके सारे। डीसी मशीन के तो साथ भेज चुका हूँ न्यूमेरिकल, फिर भी डीसी मशीन के भी भेज दूंगा, डीसी मशीन के भी भेज दूंगा, इंडक्शन के भी भेज दूंगा और सिंक्रोनस के भी भेज दूंगा। सिंक्रोनस से न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल आते हैं इंडक्शन मशीन से। इंडक्शन मोटर से सर जो कल पढ़ाओगे? हाँ अब जो पढ़ाऊंगा इससे न्यूमेरिकल आएंगे, सिंक्रोनस से नहीं आता है, क्योंकि सिंक्रोनस वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ऑटोमेटिकली इसमें यूज हो जाता है, तो इसमें अलग से नहीं पूछते हैं। सिंक्रोनस मशीन देखो, न्यूमेरिकल आता है डीसी मशीन से और इंडक्शन मशीन से, ठीक है। अब देखो एक सिंपल अरेंजमेंट देखो, ये है, अच्छा 3 फेज इंडक्शन मोटर, आप सबको मालूम है, एक चीज आप सब जानते हैं कि कोई भी इंडक्शन मोटर है, जनरेटर है, वो सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, कुछ भी है वो, अगर एज लॉन्ग एज वो अगर एक ईएमसी मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन है, उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, जल्दी बताते जाओ। इलेक्ट्रिकल पार्ट होगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट होगा, इस सब में होगा, मैकेनिकल पार्ट मैकेनिकल पार्ट होगा, इलेक्ट्रिकल पार्ट होगी तो वाइंडिंग होगी, मैकेनिकल पार्ट होगा तो उसको होल्ड करने के लिए स्ट्रक्चर होगा, वाइंडिंग होगा तो इधर फील्ड वाइंडिंग होगा या आर्मेचर वाइंडिंग होगा, और स्ट्रक्चर होगा तो या तो स्टेटर होगा जो स्टेशनरी होगा, या रोटर होगा जो कि रोटेटिंग पार्ट होगा। अब चॉइस है कि हम फील्ड वाइंडिंग को, अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को कहाँ रखे थे? रोटर पे, स्टेटर पे। सर अभी स्टेटर फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे, आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे सर। रोटर पे। अभी सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ रखे थे? 3 फेज स्टेटर पे। आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे, और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे। उलट गया था, मतलब कहानी उलट गई थी। क्यों रखा था वो आपको मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं 3 फेज वाइंडिंग को हेवी करंट कैरी करना होता है, फील्ड वाइंडिंग के कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा, और वो 3 फेज वाइंडिंग है तो बहुत हेवी होता है, और हेवी चीज को घुमाना बहुत डिफिकल्ट है उस हाई इनर्शिया को, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम 3 फेज वाइंडिंग को स्टेटर पे रखते हैं। दूसरा, अगर आप उसको रोटर पे रखिएगा तो आपको स्लिप रिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा लोड को कनेक्ट करने के लिए, वो भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वो भी पॉसिबल नहीं। तो इन कॉन्स्टेंट को देखते हुए हमने उस 3 फेज वाइंडिंग को हमने स्टेटर पर रख दिया था। एक तो उसका वेट ही बहुत ज्यादा होता है, सबसे बड़ा कारण तो यही है, उसको रोटेट कराना बहुत मुश्किल है, तो हमने उसको स्टेटर पर रख दिया था। अब देखते हैं, ये भी एक ईएमसी मशीन है और इसमें भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है, एक मैकेनिकल पार्ट है। इलेक्ट्रिकल पार्ट में वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, अगर मैकेनिकल पार्ट में हमारे पास स्टेटर और रोटर है। अब किसको हम कहाँ रखते हैं, अब देखते हैं इस मशीन में हम क्या करते हैं, क्या फिजिबल है। चलो अब इसको मैं छोटा कर रहा हूं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आप मुझे बताइएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, बस एक चीज इमेज दिखा के चीजें पूछूंगा। ये इमेज सबको दिख रहा है, पहले बता दीजिए। यस सर, दिख रहा है। सर इसमें बाहर वाले पूछ रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं, ये बाहर वाले इमेज को हम क्या कहते हैं, बाहर वाले मैकेनिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्टेटर। स्टेटर। तो इसको स्टेटर लिखा हुआ आपको दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। भीतर वाले को क्या कहते हैं, भीतर वाले मैकेनिकल स्ट्रक्चर? रोटर। रोटर। तो यहाँ रोटर लिखा हुआ, यस सर। ये दोनों चीजें लिखी हैं आपको दिख रही है। अब देखिए बाहर में ये सारे स्लॉट्स बने हुए हैं कंडक्टर्स को प्लेस करने के लिए, तो वही है, स्लॉट्स में हम कंडक्टर्स डाला, कंडक्टर को आपस में मिला के क्वाइल बनाया, और क्वाइल को आपस में मिला के हमने 3 फेज वाइंडिंग बनाई, 3 फेज वाइंडिंग RYB, जो कि आपको समझाने के लिए बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रखा है, लेकिन है एक्चुअली इसी पेरिफेरी पे, यहीं पे 3 वाइंडिंग्स है, ये एक वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग है, और ये तीसरी वाइंडिंग है, कहीं ना कहीं इसी पेरिफेरी पे है, और तीनों का एक टर्मिनल एक जगह कनेक्ट किया हुआ है, जिसको हम स्टार कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से R, Y और B आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी पेरिफेरी पे ये कनेक्टेड होंगे आपस में, बट आपको दिखाने के लिए मैंने बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रखा है। ये अरेंजमेंट समझ गए कि बाहर क्या है, स्टेटर पे क्या है, एक 3 फेज वाइंडिंग है, कैसे है क्या है, समझ गए? यस सर। सर मुझे यस तो सर। दिख नहीं रहा है अरे यार, तो तुम्हारे इंटरनेट कनेक्टिविटी सर, में सबको तो दिख रहा होगा पर मुझे नहीं दिख रहा है। बताओ भाई, बाकी लोग बताओ, नहीं दिख रहा क्या? सर नहीं है हमें तो सर। दिख रहा है। पूरा दिख क्लियर रहा है दिख रहा सर। है।
आप बताओ, बच्चे बोल रहे हैं दिख रहा है, मैं क्या जवाब दूं इसका? मैं लीव करके दोबारा आऊंगा तो फिर आपको वो करना पड़ेगा ना एडमिट। तो मैं कर लूंगा एडमिट, करो, मैं एक मिनट वेट कर रहा हूँ, तुम करो, मैं भी होल्ड पे हूँ। ओके चलो सर, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लीव करो और इन करो। कर दिया। अभी बताओ। सर दिख रहा है सर, थैंक यू। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आप सबको पता है, जैसे हमने सिंक्रोनस मशीन में किया था, स्टेटर पे हमने 3 फेज वाइंडिंग करी थी ना, आपको तो सबको पता है, सेम अरेंजमेंट है कि स्लॉट्स में हमने कंडक्टर को डाले थे, कंडक्टर को मिला के हमने 3 कॉइल बना दिया, आर, वाई और बी, और तीनों का एक टर्मिनल, मतलब स्टार्ट टर्मिनल या इन टर्मिनल एक साथ ग्रुप कर दिया, उसको हमने स्टार कनेक्शन। तो इसी तरीके से स्टेटर पे हमने 3 फेज वाइंडिंग रखी हुई है और उसको स्टार कनेक्ट किया हुआ, आर, वाई, बी, ये तीनों वाइंडिंग। बट एक ये आपको समझाने के लिए बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, बाहर की तरफ एक्चुअल में प्रोजेक्टेड नहीं होती है, इसी पेरिफेरी पे होती है, इसी मशीन के आउटर सरफेस पे होती है तीनों वाइंडिंग, जिसका कि एक सिरा हम आपस में क्लब कर देते हैं, जिसको स्टार कनेक्शन कहते हैं। अच्छा, तो आउटर स्ट्रक्चर कैसा समझ गए मशीन का? बाहर वाले स्टेटर का क्या अरेंजमेंट है, उस पे कैसे 3 कॉइल है, तीनों स्टार कनेक्टेड है, ये क्लियर है सबको? एनी इशू? नो सर। नो सर। वेरी गुड। ओ अब देखो सर। भीतर क्या किया है मैंने, देखो भीतर क्या किया है। ये भीतर वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, उसको वो क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने कभी केज देखा, पिंजरा? सबने देखा होगा। यस सर। पिंजरे में क्या होता है? पिंजरे में क्या होता है कि रॉड्स लगे होते हैं, मतलब एक सर्कुलर पिंजरा की बात कर रहे हैं, ये रॉड्स लगे होते हैं और दोनों एंड पे ऐसे ऐसे घेरा होता है, यही ना होता है, ऐसे घेरा होता है, यही ना यस होता है सर। पिंजरा। मतलब मैं मानूं, अच्छा पिंजरा छोड़ो, तुमको वो स्ट्रक्चर रिकॉल करो कि जो स्ट्रीट्स के किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सर्कुलर सा छल्ला सा यस उसको सर। पहनाया होता है, वो विजुलाइज कर सकते हो? यस सर। यस सर। जो भी गली मोहल्ले में या कहीं भी नगर निगम के पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसको कहीं ना कहीं स्टार्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए एक सर्कुलर सा नेट का या लोहे का कोई भी मटेरियल का, स्ट्रॉन्ग मटेरियल का एक सर्कुलर सा छल्ला उसकी तरफ पहनाया होता है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ऊपर भी वो सर्किल होता यस है, सर। नीचे भी सर्किल होता है, यस और सर। बीच में कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाली लगी होती है या बार्स लगे होते हैं, होता नहीं होता है? और बीच यस में सर। पौधा होता है, बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे पौधा लगा होता है कि नहीं होता है? बताओ। ये यस स्ट्रक्चर सर। तुम समझ सकते हो? इस स्ट्रक्चर को रिकॉल कर सकते हो? ये चारों तरफ रॉड्स लगे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, बीच में पौधा लगा हुआ है, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको तुम विजुलाइज कर सकते हो? मतलब एक ड्रम समझ लो, एक बड़ा सा ड्रम समझ लो, ड्रम समझ लो बड़ा सा, इस तरह का विजुलाइज कर सकते हो ना इस चीज को? यस कर सर। पा यस रहे हो? सर। हाँ या ना? कर पा रहे हो, वेरी गुड। अब इसमें मैं मान लो कि यस ये सर। जो है, ठीक है, इसको मान लो कि ये सारे बार्स हैं, मतलब ये जाली नहीं है, इसको तुम जाली नहीं ना मान के क्या मानो, उस पौधे को रॉड टाइप का प्रोटेक्ट करने बाल। के लिए चारों तरफ रॉड्स लगे हुए हैं। अच्छा, अब सिर्फ इतना करो, इसको विजुलाइज करना, इस ड्रम को उठाओ और इस ड्रम को इस मशीन के अंदर डाल दो, ऐसे करके कि उसका ये वाला फेस ये दिख रहा हो, तो ये वाला फेस भीतर प्लेन में धस जाएगा। बताओ, यस सर। यस सर, बिल्कुल। बताओ ना, इस चीज को विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? यस सर। यस अगर सर। इस ड्रम को मैं कहूं कि बेटा इस ड्रम को अब यहां से उठाओ और इस मशीन में धकेल दो, ठूस दो इसमें, तो ठूसोगे इसको, तो ये वाला उसका बाहर से जब तुम देखोगे तो उसका एक ही वाला ऊपर वाला पार्ट नजर आएगा, चाहे ये वाला पार्ट नजर आएगा, एक वाला पार्ट तो भीतर की तरफ मशीन में धस जाएगा ना। बताओ, यस सर। यस सर। यस सर। समझ रहे हो ना इस चीज को? अच्छा, अब दूसरी बात है कि इस ड्रम को अगर इस मशीन में धकेलोगे, तो ड्रम को फिक्स करने के लिए भी तो कोई सॉलिड बॉडी होना चाहिए जिस पे टिकाओगे उसको। तो मैं मान लेता हूं कि बीच में एक पाइवोट पॉइंट है और इसके चारों तरफ ड्रम को साइमेट्रिकली तुमने धकेल दिया उसमें। समझ रहे हो मेरी बात? ये बीच में सेंटर है, ये यहां है, देखो यहां, और इस चीज को तुमने पूरे ड्रम को उठाया और मशीन के अंदर धकेल दिया। तो मैं मानता हूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो तुम्हारे फेस की तरफ आ रहा है, मतलब ये सारे जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इनफैक्ट
ये वाला जो पार्ट आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट किधर होगा? ये वाला सर्किल भीतर वाला, ये सर्किल किधर होगा? अंदर की मुझे तरफ। बताइए। अंदर की अंदर की साइड होगा। भीतर की तरफ। अब मैंने सिर्फ इस ड्रम को रख दिया मशीन के अंदर। अब एक काम करो, इसको सप्लाई दे दो 3 फेज। तो 3 फेज सप्लाई दोगे तो क्या होगा? यहाँ पे रोटेटिंग 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 मैग्नेटिक प्रोड्यूस। अगर ये एक 4 पोल मशीन है, 4 पोल मशीन और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी होगी? 1500 1500 अब मुझे बताओ कि ये जो कंडक्टर्स तुमको दिख रहे हैं, मुझे ध्यान से बताना देख के, रुको। यहां जो गोले दिख रहे हैं, ये गोले क्या है एक्चुअली? ये गोले क्या है? रॉड्स। इसमें रॉड रॉड्स हैं। रॉड्स हैं, ठीक है। जिसका एक सिरा तुमको दिख रहा है, दूसरा सिरा किधर होगा? प्लेन में भीतर की तरफ धंसा होगा। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं तुम समझ रहे हो चीज। तो जब तुम इसको सप्लाई दे दोगे 3 फेज, तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ बहुत तेज 1500 आरपीएम का। यस सर। वो इन रॉड, सारे रॉड्स को कट करेगा कि नहीं करेगा? ये देखो, यस सर। करेगा। कट करेगा। जब कट करेगा तो अगर जब मशीन को स्टार्ट करोगे और बाहर एक 1500 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और ये ड्रम जो है अभी रेस्ट में, तो स्लिप की वैल्यू कितनी? हाउ मच स्लिप? हाउ मच रिलेटिव वेलोसिटी? 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम। ये रेस्ट में है, ठीक है। और 1500 आरपीएम से जब इस ड्रम के रॉड्स को ये कट करेगा, और ड्रम के रॉड्स दोनों एंड पे क्या है? ये बाहर भी और भीतर भी, ये रिंग से शॉर्ट सर्किट, रिंग के थ्रू ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो अब इन रॉड्स में, ये जो आपको सारे रॉड्स दिख रहे हैं, डॉट डॉट जो रॉड्स दिख रहे हैं, उसमें एक हाई करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं प्रोड्यूस होगा? ये सर होगा। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, वो मैग्नेटिक, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया कि नहीं आ गया? यस आ गया। ये सारे कंडक्टर, ये देखो, ये जितने रॉड्स, इस ड्रम के जितने भी रॉड्स आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट, वो सारे रॉड्स है, लंबे लंबे रॉड्स है। देखो कितने कितने लेंथ के रॉड होंगे ड्रम में, और उतने उतने लंबे रॉड्स में इतना हाई करंट है। और उतना करंट जब इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा, तो इन सारे रॉड्स पे टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? पूछ रहा हूं। लगेगा सर। लगेगा। अब वो जो टॉर्क लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक रोटेटिंग डायरेक्शन में लगेगा सर। वो कोशिश करेगा, चूंकि इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि इसमें करंट्स आ गए, करंट के कारण टॉर्क लग रहा है। और करंट क्यों है? कि रिलेटिव वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर के बीच। तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को, जो टॉर्क लगेगा, उस रिलेटिव वेलोसिटी को ओवरकम करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क के कारण ये रोटर किस डायरेक्शन में घूमने लगेगा? उसी डायरेक्शन में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमने लगेगा। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ कि इस ड्रम को तुमने कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया था? कुछ भी? नो सर एक्साइटर। अरे क्यों एक्साइटर यार? क्यों एक्साइटर? मैंने तो कोई कनेक्शन दिया ही नहीं। देखो, केवल ड्रम को रख दिया अभी तक, कोई उसको कनेक्शन नहीं दिया एक्साइटर पे। एक्साइटर कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, केवल ड्रम को उठा के रख, कुछ किया मैंने? ड्रम को उठा के बस रख दिया और बाहर। अब एक बात बताओ, जो स्टेटर पे, स्टेटर रोटर के बीच में कोई कनेक्शन तुमको दिख रहा है? अब हटाता हूं सबको, देखो नहीं सर। स्टेटर रोटर के बीच में किसी तरह का कोई कनेक्शन दिख रहा हो तो बताओ। कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कुछ भी दिख रहा हो? कोई कनेक्शन नहीं। मैंने सिर्फ इस ड्रम को यहाँ रख दिया है, और जब आप इसको 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो ड्रम के कंडक्टर्स को कट कर रहा है। ड्रम के कंडक्टर्स को कट करने के कारण, स्लिप के कारण, इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो रही है। और जब करंट कैरिंग कंडक्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है, तो उस पर टॉर्क लगता है। जो टॉर्क लगेगा उस रीजन को अपोज करेगा जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है। रीजन है रिलेटिव वेलोसिटी या स्लिप, तो रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही घूमने लगेगा, ताकि रिलेटिव वेलोसिटी कम हो सके। तो ड्रम घूमने लगा। और ड्रम पे कोई लोड लगा हो तो लोड नहीं घूमेगा क्या? ड्रम के सेंटर में कोई लोड अटैच कर लो, कोई पंखा लगा दो यहाँ, तो पंखा नहीं घूमेगा क्या? घूमेगा सर। इसका मतलब है कि इंडक्शन मशीन में स्टेटर और रोटर के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन, मतलब रोटर को कोई बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई है क्या? नो सर। नहीं सर, कोई सप्लाई नहीं है रोटर। तो इसका नाम इंडक्शन क्यों है मालूम है? इसीलिए तो है। इसमें जो करंट आ रहा है किसके कारण आ रहा है?
इसमें जो करंट आ रहा है किसके कारण आ तो रहा है? induced- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आ रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, इंडक्शन से आ रहा है, और उसी इंड्यूस्ड करंट पे टॉर्क लग रहा है और इसी के कारण घूम रहा है। तो इसका वर्किंग जो है वो पूरा इंडक्शन पे बेस्ड है, इसलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मशीन। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि अगर ये रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से ही घूमने लग गया, अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम से घूम रहा है और ये रोटर भी 1500 आरपीएम से घूमेगा, तो क्या होगा? सर लॉकिंग होगी नहीं, रुक जाएगा। लॉकिंग की तो बात ही नहीं है इसमें, इसमें कहाँ लॉक हो रहा है? इसमें तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ सर, तभी तो फिर वो करंट नहीं बनेगा तो इसके अगर अंदर में। हाँ, ये कहिए लॉकिंग गलत वर्ड है। आप जब ये रोटर जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रफ्तार से घूमेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ। 0 हो जाएगी। स्लिप जीरो। जब स्लिप जीरो हो जाएगा, जब स्लिप जीरो हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, तो इन कंडक्टर्स में कोई करंट रहेगा? नहीं सर, नहीं रहेगा। और जब करंट नहीं रहेगा तो इस पे टॉर्क लगेगा? नहीं सर। नो सर। करंट टॉर्क। इसका मतलब है कि इंडक्शन मशीन में रोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड हो सकती है? नहीं, कभी भी हो सकती है? मतलब होकर नहीं हो सकती। अरे होगी तो कभी, जैसे ही होगी वैसे ही इसमें करंट जीरो हो जाएगा, टॉर्क खत्म हो जाएगा इसमें। सर हो तो सकती है ना फिर, मतलब। अरे यार एक बात बताओ, होने के लिए तब हो सकती है जब इस पे कोई लोड नहीं लगा, क्योंकि इसका अपना भी तो वजन होगा जो कम से कम 200-250 किलो का होगा। जी। अगर इस पे अगर लोड लगाओगे तो ऑफ कोर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच कुछ तो स्पीड डिफरेंस क्रिएट हो ही जाएगा, जिसको आप स्लिप कह रहे हो। और जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी रफ्तार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। तो स्लिप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। और कुछ नहीं है तो इसका अपना भी तो वजन एक तरह का लोड ही है। इसका अगर अपना वजन 200 किलो है, लोहे का एक ये ड्रम रखा हुआ है 200 किलो का, तो ये 200 किलो लोड नहीं है क्या? जी। उस पर कोई लोड नहीं भी लगा दूसरा चीज, तो उसका अपना वजन एक लोड नहीं है क्या? उसका खुद का ही जो 200 किलो का वजन है, क्या वो लोड नहीं है? तो तुमको क्या लग रहा है, अगर इस पे कोई लोड नहीं भी लगा होगा तो बिल्कुल ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रफ्तार में घूमने लगेगा? ये कोई 2 ग्राम का चीज है? सर क्या पता सर टॉर्क बहुत ज्यादा हो। अगर टॉर्क बहुत ज्यादा भी होगा, सुनो, अगर टॉर्क बहुत ज्यादा भी होगा, थोड़ी देर के लिए एक मोमेंट्री मान भी लेते हैं कि नियर बाई सिंक्रोनस स्पीड होगा, लेकिन जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड होगा उसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। जीरो। और जैसे ही जीरो हो जाएगा इसकी स्पीड गिर जाएगी। जी। जैसे ही स्पीड गिरेगी फिर से उसमें रिलेटिव वेलोसिटी होगा और फिर से करंट आएगा, फिर से टॉर्क लगेगा। मतलब कभी भी उसका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होगा, हमेशा उसको चेंज करता रहेगा। यस सर। क्योंकि बराबर होगा, अगर परमानेंटली बराबर हो गया तो परमानेंट करंट जीरो हो जाएगा, तब तो ये टॉर्क कह लगने सकते का ही नहीं। हम ये कह सकते हैं कि टेंस मतलब टू आप इसको कह सकते हैं टेंस टू, या इन जो रोटर की स्पीड होगी दैट अप्रोचेस द सिंक्रोनस स्पीड बट नेवर इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। इसलिए इसको सिंक्रोनस मशीन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कभी भी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं हो होती। सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि इंडक्शन के लिए स्लिप होना या रिलेटिव वेलोसिटी होना जरूरी है। अगर दोनों सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा, रोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा, तो इंडक्शन होगा ही नहीं। स्लिप अगर होगा ही नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी होगी नहीं, तो इंडक्शन होगा ही नहीं, टॉर्क उस पर लगेगा ही नहीं, वो घूमना ही बंद कर देगा। तो घूमने के लिए इसमें करंट का आना जरूरी है, और करंट के लिए स्लिप का आना जरूरी है, रिलेटिव वेलोसिटी का होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि रोटर की स्पीड अगर इस पर कोई लोड नहीं भी है तो रोटर की स्पीड नियर बाई सिंक्रोनस स्पीड होगी, बिल्कुल सिंक्रोनस स्पीड नहीं होगी, टेंस टू सिंक्रोनस स्पीड होगी। तो सर जो तो टॉर्क क्या है, जो करंट है, वो मतलब बहुत बार 0 होंगे, कई बार मतलब। वो कई बार जीरो होंगे तो तुम उसको अप्रोक्सीमेट कर लो ना कि वो कभी सिंक्रोनस स्पीड से घूम ही नहीं रहा। वो अगर सिंक्रोनस स्पीड 1500 है तो 1499 से घूम रहा है। जी। ये कह दो ना, अगर उसी चीज को दूसरे शब्दों में कहो तो ये कह दो। हाँ, तुम अगर उसी चीज को कहो कि कई बार वो अप्रोच कर ले रहा है और बराबर हो, जैसे ही बराबर हो रहा है, करंट जीरो हो रहा है तो पीछे हो जा रहा है, यस सर। टॉर्क लगना बंद हो रहा है तो स्लो हो जा रहा है, स्लिप आ जा रहा है, तो उसको तुम अप्रोक्सीमेट करो ना। अप्रोक्सीमेट करो कि 1500 अगर सिंक्रोनस स्पीड है तो रोटर का स्पीड 1499 है,
थोड़ा सा का गैप है जो इसको स्लिप कर रहे हैं, और स्लिप होना जरूरी है तभी तो इंडक्शन होगा, सर और इसीलिए तो इंडक्शन मशीन है, सिंक्रोनस मशीन नहीं है ये। तो इस मशीन को हम ऐसा कह सकते हैं ना एसिंक्रोनस फिर मशीन कि कह सकते सर हैं। सिर्फ जब पोल्स एग्जिट करेंगे तभी सिंक्रोनस पहुंचेगा, वरना इन सब केसेस में सिंक्रोनस नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पोल्स लॉक नहीं हो पाएंगे तो सिंक्रोनस कैसे पहुंचेगा। पोल्स तो है ही नहीं। वही कह रहा हूँ कि पोल्स नहीं है तो नहीं हो सकता ना कभी पॉसिबल। देखो सुनो मेरी बात, हाँ वो तुम कह सकते हो पोल्स की लॉकिंग, आपने पोल तो इसको तब बनाया होता ना जब आप देखो, इसको पोल बनाने के लिए तुम याद करो कि उसमें हमने एक्साइटर से इसको पोल बनाया था, देखे सिंक्रोनस मशीन में सर नॉर्थ साउथ बनाया था, उसमें इसको डीसी सप्लाई देके पोल बनाया था। इसमें हमने पोल थोड़ी ना बना रखा है, ये तो इंडिपेंडेंट लोहे का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। हाँ सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस पे इसमें ऐसे केसेस में intentionally- सिंक्रोनस स्पीड पॉसिबल नहीं है ना कभी भी। नहीं कभी भी नहीं, इसीलिए तो इसका नाम एसिंक्रोनस मशीन है। इंडक्शन या सिंक्रोनस के आगे ए लगा दो, जो कभी भी सिंक्रोनस ना हो सके वो एसिंक्रोनस है। तो इसको इंडक्शन मशीन या क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन भी बोलते हैं, और सिंक्रोनस के आगे ए लगा दो, मतलब जो कभी सिंक्रोनस ना हो पाए वो इंडक्शन मशीन है, एसिंक्रोनस मशीन। और क्यों उसको सिंक्रोनस नहीं होना चाहिए, आप समझ गए? जी सर। ठीक है, स्लिप समझ गए क्या होता है? स्लिप ऑलवेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के स्पीड का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? स्लिप। कहते हैं। तो स्लिप को सुनिए, स्लिप को ऑलवेज परसेंटेज में लिखते हैं। तो स्लिप की स्पीड क्या होती है? एनएस का मतलब होता है सिंक्रोनस स्पीड, एस का मतलब होता है सिंक्रोनस, एन का मतलब होता है स्पीड, एनआर का मतलब होता है रोटर की स्पीड, आर का मतलब होता है रोटर, एन का मतलब होता है स्पीड। तो स्लिप क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एनएस मतलब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का डिफरेंस, यही होता है ना स्लिप। रिलेटिव वही सर। तो हम इसको लिख सकते हैं स्लिप को परसेंटेज में, एनएस का मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जिसको आप सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, माइनस एनआर रोटर की स्पीड बाय एनएस, लिख सकते हैं परसेंटेज में। तो स्लिप को ऐसे ही लिखते हैं, स्लिप को ऑलवेज परसेंटेज में लिखते हैं, एनएस माइनस एनआर बाय एनएस, जहां एनएस सिंक्रोनस स्पीड है मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है बाहर वाले, एनआर रोटर की स्पीड है, और अगर इसको परसेंटेज में लिखिएगा तो एनएस माइनस एनआर बाय एनएस। क्लियर है? यस सर। इंडक्शन मशीन की बेसिक वर्किंग जान गए क्या है? अच्छा एक चीज लास्ट क्वेश्चन में, अब जल्दी बताओ कि इसमें आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ है, जल्दी बता दो और खत्म करूंगा इसको। तो फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे। आर्मेचर रोटर क्यों? पे। आर्मेचर स्टेटर पे है। अच्छा सुनो सुनो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस वाइंडिंग का काम क्या था? आरवाईबी का काम क्या था? यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। फील्ड है ना ये ईएमएफ तो। यस सर। ईएमएफ किसमें प्रोड्यूस हुआ? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। नहीं मैं कह रहा हूँ ईएमएफ इंड्यूस किसमें हो रहा है? इंडक्शन किसमें हो रहा है? रोटेटर में। रोटर में या स्टेटर में? रोटर रोटर। रोटर में हो रहा है। तो जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं? तो आर्मेचर। वाइंडिंग। तो रोटर पे कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर। आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर। और फील्ड वाइंडिंग कहाँ है? आरवाईबी का बेसिक रोल क्या था? या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना। तो फील्ड वाइंडिंग कहाँ है? स्टेटर। तो अगेन डीसी मशीन को रिकॉल करो, डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगा था? स्टेटर। स्टेट। और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ था? रोटर पे। और इंडक्शन मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहाँ है? सेम है। स्टेटर। सेम है, स्टेटर। और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ है? फील्ड वाइंडिंग रोटर पे। रोटर। और सिंक्रोनस मशीन में कहाँ था आर्मेचर वाइंडिंग? स्टेटर पे था। स्टेटर। और फील्ड वाइंडिंग रोटर। मतलब कि सुनो, मतलब कि डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन में अरेंजमेंट सेम होते हैं वाइंडिंग्स के, दोनों ही, चाहे डीसी मशीन हो चाहे इंडक्शन मशीन हो। आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो रोटर पे होता है और फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे होता है। और सिंक्रोनस मशीन में जस्ट उल्टा होता है। सिंक्रोनस मशीन में चूंकि आर्मेचर वाइंडिंग बहुत हेवी होता है, उसको रोटेट करना मुश्किल होता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे डाल देते हैं और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे डाल देते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रहेगा। डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन में अरेंजमेंट सेम है, सिंक्रोनस में उल्टा। ठीक है, डन। यस सर। ठीक है, चलो मैं इसका वीडियो शेयर करता हूँ। चलो मैं लीव करता हूँ। इंडक्शन मशीन आप वर्किंग समझ गए हैं, अब ज्यादा मुझे काम रह नहीं गया,
थोड़ा बहुत चीजें बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा, कुछ और चीजें उसमें डेरिवेशन वगैरह वो बताऊंगा, और 1-2 लेक्चर इसमें लगेगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें 1 लेक्चर लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कल दिन में लेक्चर लेने की। कॉलेज में बिजी बहुत हो जाता हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। कल कोशिश सर करूंगा टाइमिंग पहले बता देना, कहीं हम लोग हाँ, अरे वो तो मैं 1 घंटे पहले कम से कम ऑफलाइन बताऊंगा, कम से कम 1 घंटे, 1 आवर बिफोर बता पाऊंगा, बहुत पहले नहीं बता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता मैं किस टाइम में फ्री हूँ और किस टाइम में काम आ जाता है। ठीक है ना, 1 आवर बिफोर बता दूँ, ठीक है। ओके सर। मैं जिस नोट्स पे पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स में शेयर कर दूंगा, और वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात, आज आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, मैंने एक बुकिश नोट शेयर किया था पहले मॉड्यूल से, वो आपको ठीक लगा? जी सर। आप लोगों ने देखा हो तो? यस सर। मेरे हिसाब से वो काफी कॉन्साइज और कॉन्क्रीट था, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। वो कंप्लीट बुकिश नोट है और बहुत टू द पॉइंट लिखा हुआ है। मॉड्यूल 1 का मैंने किया है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यस सर। चलिए मैं लीव करता हूँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है ना। थैंक यू सर। थैंक सर सर आपने पेपर के बाद थैंक यू सर। यस सर।